दोस्तों, सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक। 24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो जाती हैं और इसी घटना पर आधारित है ये वेब सीरीज। हम काठमांडू एयरपोर्ट को देखते हैं जहां से इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 उड़ान के लिए तैयारी कर रही है। पायलट शरण देव और क्रू मेंबर अपने घर फ़ोन करने के लिए फ्लाइट से बाहर आते हैं। प्लेन में सामान लोड हो रहा है। कुछ ही देर में बोर्डिंग भी शुरू हो जाती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो चुपचाप फ्लाइट में आकर एक बैग रखकर चला जाता है। हाईजैकर्स प्लेन में जा रहे हैं। तभी एक आदमी का एयरपोर्ट पर फ़ोन आता है जो बताता है कि वो होम मिनिस्ट्री से बोल रहा है और फ्लाइट को रोक कर रखो। लेकिन फ्लाइट रनवे पर आ चुकी है और एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए प्लेन को रोका नहीं जाता और वो आदमी एयरपोर्ट पहुंचे तब तक फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। प्लेन हवा में है और हाईजैकर्स अपना काम शुरू करते हैं। एक हाईजैकर कॉकपिट में घुसकर पायलट पर गन तान देता है और ऐलान करता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। फिर दूसरा हाईजैकर पैसेंजर्स को बताता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है, अगर किसी ने कुछ भी किया तो वो जान से जाएगा। कॉकपिट में मौजूद हाईजैकर्स प्लेन को काबुल ले जाने के लिए कहते हैं। कुछ पैसेंजर विरोध करते हैं जिन्हें हाईजैकर्स बुरी तरह से पीटते हैं। को पायलट कहता है कि काबुल तक जाने के लिए फ्यूल नहीं है। तभी एक और हाईजैकर आता है जिसे फ्लाइट के ऑपरेशन के बारे में जानकारी है। दूसरी ओर कैप्टन शरण ने डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा था जिसके बारे में आतंकवादी को पता चल जाता है और वो स्पीकर पर ATC से बात करते हुए कहता है कि ये फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, हम इस फ्लाइट को लेकर काबुल जा रहे हैं। ये मैसेज वाराणसी ATC को मिलता है और वो दिल्ली ATC को इसके बारे में खबर कर देते हैं। एक न्यूज़ चैनल को इस खबर के बारे में पता चलता है जहां से ये खबर हमारी खुफिया एजेंसी रॉ के पास पहुंचती है। रॉ के चीफ IB को इस खबर के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए कहते हैं। IB हेडक्वार्टर में किसी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी जा रही है। ये इस्लामाबाद से जम्मू कॉल आया था। IB चीफ बताते हैं कि ये काबुल पहुंच गए तो प्रॉब्लम होगी। तभी उनका अफसर कहता है कि अगर फ्लाइट इंडिया लैंड हुई तो सारा ठिकरा IB पर फूटेगा। फिर वो कहता है कि काठमांडू से प्लेन हाईजैक हुआ तो रॉ क्या कर रही थी। वहीं रॉ के ऑफिस में काठमांडू से रॉ के एजेंट राम का भेजा हुआ मैसेज पढ़ा जाता है जिसने पहले ही बता दिया था कि कुछ संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी IC-814 पर सवार हुए हैं। रॉ के चीफ राम को फ़ोन लगाने के लिए कहते हैं। हम विदेश मंत्रालय को देखते हैं जहां विदेश मंत्री अपने सेक्रेटरी की कैबिन में जाते हैं जो फ़ोन पर इन्फॉर्मेशन ले रहा है। फिर मंत्री को बताता है कि मौलाना अल्लाह बख्श जो बहावलपुर पाकिस्तान में है, जिनके 5 बेटों में से एक जम्मू की कोट भलवल जेल में बंद है, जिसका नाम है मसूद अजहर। मसूद जो कि दुनिया का खतरनाक आतंकवादी है, वो कश्मीर में 2 आतंकवादी गुटों के बीच सुलह करवाने आया था। तभी आर्मी ने उसे दबोच लिया था। मसूद को छुड़ाने की 3 नाकामयाब कोशिश पहले हो चुकी थी, जिसमें उसका खास दोस्त सज्जाद अफगानी भी मारा गया और ये प्लेन हाईजैक चौथी कोशिश है। प्लेन हाईजैक के बाद मसूद को हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उधर फ्लाइट में फ्यूल खत्म हो रहा है। दूसरी ओर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र विनय कौल को ये खबर मिलती है और वो कहते हैं कि ये प्लेन काबुल नहीं पहुंचना चाहिए। रॉ के चीफ राम को ऑर्डर देते हैं कि वहां पकड़े गए ड्राइवर को टॉर्चर करो और पूछो कि वे कहां कहां गए थे। विदेश मंत्रालय में भी रॉ एजेंट राम ने भेजे हुए मैसेज की पड़ताल हो रही है जिसने बताया था कि अमजद फारूकी काठमांडू में था। दूसरी ओर IB चीफ बताते हैं कि काठमांडू से आया मेल किसी ने दिखाई नहीं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र विनय कौल सभी एजेंसियों की मीटिंग बुलवाते हैं और ये सभी एजेंसियों का फेलियर था। NSA विनय कौल बताते हैं कि कारगिल में हमला हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। प्लेन हाईजैक हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। फिर रॉ और IB एक दूसरे पर ब्लेम करते रहेंगे। तभी IB अफसर आकर बताता है कि प्लेन में 5 हाईजैकर्स हैं जिनके पास पिस्टल और हैंड ग्रेनेड भी हैं। विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी बताते हैं कि अमजद फारूकी, जिसे डॉक्टर के नाम से जाना जाता है, वो ISI के लिए काम करता था और अब मुल्ला उमर के साथ काम कर रहा है। उसामा भी उसे पसंद करता है और उसे लगता है कि ये फारूकी फ्लाइट में है। तभी मीटिंग में पता चलता है कि प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि काबुल तक पहुंच पाए। तभी कैप्टन लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए परमिशन मांगते हैं लेकिन परमिशन नहीं मिलती। NSA पूछते हैं कि और कोई चॉइस है हमारे पास। IB चीफ कहते हैं कि अमृतसर एयरपोर्ट है, वहाँ लैंड करवाओ और NSG से ऑपरेशन करवा के खेल खत्म कर दो। तभी अफसरों के पास पैसेंजर की लिस्ट आती है। काठमांडू में पकड़ा गया ड्राइवर बताता है कि कल सुबह 4 बजे एक आदमी के घर गए थे और उसको एक बैग दिया, लेकिन उसे मालूम नहीं कि बैग में क्या था। उधर लाहौर एयरपोर्ट लैंडिंग के लिए इनकार करता है। टेररिस्ट कहता है कि मेरी बात कराओ। उसे भी वही जवाब मिलता है कि आपको लैंडिंग की परमिशन नहीं मिलेगी। इसलिए टेररिस्ट आपस में बात करते हैं कि प्लेन को अमृतसर ले जाते हैं, खतरा होगा तो देख लेंगे।
दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे पैसेंजर्स के परिजनों को बताया जाता है कि फ्लाइट लेट है। रात हो जाती है और पैसेंजर्स के परिवारजन हंगामा करते हैं। फ्लाइट अमृतसर में लैंड होने का मैसेज मिलता है। वहीं पंजाब में मौजूद एनएसजी कमांडो को एयरपोर्ट पहुंचने का ऑर्डर मिलता है। वहीं फ्लाइट में मौजूद पुरुषों को बिजनेस क्लास में ले जाकर उनके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। उधर रो एजेंट राम ड्राइवर के साथ उस घर में जाता है जहां बैग दिया था और उसी ने फ्लाइट में बैग रखा था। तभी फायरिंग होती है। फिर भी राम उसे दबोचकर पूछता है कि बैग में क्या रखा था। उधर प्लेन अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड होता है। कैप्टन शरण एयरपोर्ट अथॉरिटी को बताता है कि अगर फ्यूल टैंकर 5 मिनट में नहीं आया तो उन्हें टेक ऑफ करना पड़ेगा। एनएसजी कमांडो वहां पहुंच चुके हैं। टेररिस्ट कहते हैं कि प्लेन को पार्क नहीं करना, रनवे पर चलाते रहो। कैप्टन एटीसी को इसके बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन अभी तक फ्यूल टैंकर नहीं पहुंचा। टेररिस्ट बात कर रहे हैं कि 2-4 लोगों को मार दो, तभी ये लोग समझेंगे। एक टेररिस्ट जहाज में मौजूद क्रू मेंबर को पैसेंजर के पास ले जाकर 2-3 पैसेंजर्स को चाकू मार देता है और कहता है कि बताओ अपनी सरकार को कि कितना खून बहने वाला है। क्रू मेंबर कैप्टन को आकर बताता है कि 2 लोगों का गला काट दिया है। कैप्टन एटीसी पर चिल्लाता है कि टैंकर भेजो और कुछ ही मिनट में फ्यूल टैंकर आता है और अनाउंसमेंट होती है कि फ्यूल भरने के लिए इंजन बंद करना होगा, लेकिन टेररिस्ट ऐसा करने से मना करते हैं। दूसरी ओर एनएसजी ऑपरेशन के लिए डिस्कशन चल रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर कोई डिसीजन नहीं ले पाते। दूसरी ओर टेररिस्ट को भी कुछ डाउट होता है और वे प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए कहते हैं। प्लेन बिना रिफ्यूल हुए टेक ऑफ कर जाता है, लेकिन हमारे लीडर्स डिसीजन नहीं ले पाते। विदेश मंत्री विजय भान एनएसए को कहते हैं कि ये कैसे चलेगा, किसी को तो डिसीजन लेना पड़ेगा ना। एनएसए कहते हैं कि पीएम सर के लिए आसान नहीं है। विदेश मंत्री विजय भान से कहते हैं कि अगर कोई डिसीजन नहीं लेगा तो मैं लूँगा। हमें जनता ने यहाँ बिठाया है और हमें उनकी हर हाल में रक्षा करनी होगी। दूसरी ओर अफसरों को पता चलता है कि प्लेन में सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बचा है। प्लेन पाकिस्तान में एंटर होता है। विदेश मंत्री पाकिस्तान बात करते हैं और सत्तार से कहते हैं कि प्लेन लैंड कराइए और हमारी मदद कीजिए। लाहौर एयरपोर्ट एटीसी को बताया जाता है कि IC-814 इमरजेंसी लैंडिंग कर रहा है, लेकिन एटीसी रनवे की लाइट्स बंद करने के लिए कहता है और फ्लाइट को वहां से कहीं और जाने के लिए कहता है। कैप्टन बताते हैं कि फ्लाइट में बिल्कुल भी फ्यूल नहीं है। एटीसी अफसर कहता है कि अगर सच में फ्यूल नहीं हुआ तो प्लेन यहीं क्रैश हो जाएगा। फिर भी लाहौर एटीसी नहीं मानता और जनरल मुशर्रफ से बात करता है। दूसरी ओर कैप्टन इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करता है। तभी लाहौर एटीसी से मैसेज आता है कि आप एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हो। रनवे पर लाइट्स ऑन होती हैं। कप्तान तेजी से प्लेन वहां ले जाता है। फ्यूल का पीपी खत्म हो सकता है और इस दौरान एक इंजन बंद हो जाता है। प्लेन काफ़ी जोर से ज़मीन से टकराकर लैंड होता है। वहीं प्लेन में 2 लोगों की हालत ख़राब होती है जिनके गले पर वार किया गया था। कुछ बुजुर्ग पैसेंजर की हालत भी ख़राब हो रही है। तभी प्लेन में फ्यूल भर दिया जाता है। टेररिस्ट कैप्टन को टेक ऑफ के लिए कहते हैं। कैप्टन कहते हैं कि 2 घायल लोगों को यहीं उतार दो, उनका इलाज हो जाएगा, लेकिन टेररिस्ट नहीं मानते। प्लेन टेक ऑफ होता है और काबुल की ओर बढ़ता है। कैप्टन शरण काबुल एटीसी से लैंडिंग की परमिशन मांगता है, लेकिन एटीसी बताता है कि यहाँ रात में पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, इसलिए अभी लैंड नहीं कर सकते। आप चाहे तो 7 घंटे बाद लैंडिंग कर सकते हैं। अब प्लेन को दुबई ले जाने का फैसला होता है, जहाँ प्लेन को लैंड करने की परमिशन मिल जाती है। हमारे विदेश मंत्री दुबई के शेख से बात करके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लेन में से औरतों और बच्चों को वहाँ रोक लीजिएगा, आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। कुछ ही देर में दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन में फ्यूल भरने के लिए टैंकर आता है। उसी दौरान दुबई एटीसी को कैप्टन शरण कोडवर्ड में बताता है कि प्लेन में एक पैसेंजर की मौत हो चुकी है। प्लेन में रिफ्यूलिंग के दौरान एटीसी बताते हैं कि प्लेन में से औरतों और बच्चों को उतारना होगा, नहीं तो फ्यूल टैंकर वहां से नहीं हटेगा। टेररिस्ट उनकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। एटीसी जवाब देता है कि मेरे पीछे एक शेख खड़े हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। आखिरकार टेररिस्ट को दुबई एटीसी की मांग के सामने झुकना पड़ता है। वे औरतों और बच्चों को दुबई एयरपोर्ट पर उतार देते हैं। उत्तर कश्मीर जेल में आईबी का अफसर मसूद अजहर से बात करता है। मसूद कहता है कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं कि ये हाईजैक इसके लिए हुआ है। प्लेन हाईजैक का ये दूसरा दिन है। टेररिस्ट कॉकपिट में आकर कैप्टन को बताता है कि हम कंधार जाएंगे। दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट पर हंगामा बढ़ रहा है क्योंकि पैसेंजर्स के परिवारजनों को कुछ भी सही जानकारी नहीं दी जा रही। प्लेन कंधार में लैंड होता है, जहां रनवे पर आतंकवादी बाइक लेकर आता है और कैप्टन को बताया जाता है कि इसके पीछे चलो। अब आतंकवादी प्लेन में अनाउंसमेंट करता है कि आप सब लोग शांति से बैठे रहें, हमें हमारा काम करने दें। आपकी हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसी ने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा। साथ में ये भी बताता है कि सभी के लिए खाने का इंतजाम किया गया है। प्लेन को एयरपोर्ट के एक कोने में लाकर खड़ा कर दिया जाता है, जहां कई सारे आतंकवादी और तालिबानी सैनिक मौजूद हैं।
वे पिकअप ट्रक में आकर प्लेन को घेर लेते हैं। दूसरी ओर इंडियन मीडिया प्लेन के कैप्टन शरणदेव को जिम्मेदार ठहराता है और बताता है कि उन्होंने अमृतसर में प्लेन रोककर नहीं रखा। दोस्तों, मीडिया उस दौर में भी बेवकूफ़ी भरी रिपोर्टिंग करता था और कहीं कहीं आज भी करता है। विदेश मंत्री के पास DRS आकर बताता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्री और मिडल ईस्ट हमारी मदद करना नहीं चाहते, इसलिए हमने UN पर दबाव बनाया है। मंत्री विजय भान कहते हैं कि तालिबान पर भी प्रेशर होना चाहिए। DRS कहता है कि उसने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अहमद मुतवक्किल से बात की है, लेकिन वो तालिबान के प्रमुख मुल्ला उमर और दुनिया के बीच का एक ब्रिज है। तालिबान का मिनिस्टर वहाँ पर आता है और प्लेन में खाना पहुँचाया जाता है। तभी भारतीय प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सामने आता है। वो बताता है कि हम आतंकवादियों के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। जब ये बात टेररिस्ट तक पहुंचती है तब वो गुस्सा हो जाते हैं और वहां से निकलने की बात करते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अहमद मुतवक्किल अगले दिन सुबह प्लेन में फ्यूल भरने की बात मान जाते हैं। तभी सेक्रेटरी विदेश मंत्री विजय भान से कहता है कि सर, आप UN और रेड क्रॉस से बात कीजिए कि वे प्रेस लेकर वहां पहुंचे तो शायद तालिबान ईंधन देने से डरेगा। विजय भान UN सेक्रेटरी से बात करते हैं। कंधार हाईचेक का तीसरा दिन, हम देखते हैं कि क्रू मेंबर सबको चाय और नाश्ता दे रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स के परिवारजन लगातार रो रहे हैं। प्लेन में हाईजैकर्स आकर कैप्टन को कहते हैं कि हम दिल्ली वापस जाएंगे। कैप्टन कहते हैं कि 16 घंटे प्लेन हवा में था, कोई टेक्निकल जांच नहीं हुई, कोई सर्विसिंग नहीं हुई। टेररिस्ट कहता है कि क्या होगा, प्लेन क्रैश हो जाएगा? तो हो जाने दो, अब प्लेन में फ्यूल भरा जा रहा है। तब कैप्टन शरण कहता है कि ईंधन भरने के बीच जेटिसन करे, प्रेशर पड़ते ही टैंक फट जाएगी। को पायलट डर जाता है और मना करते हुए कहता है कि वे हमें मार डालेंगे। कैप्टन शरण कहता है कि वैसे भी कौन बचने वाला है, ये दिल्ली ले जाकर प्लेन पार्लियामेंट पर क्रैश करने की बात कह रहे हैं। को पायलट डर के बाहर चला जाता है। तब तीसरा पायलट कैप्टन शरण के साथ मिलकर जेटिसन करने के लिए एग्री करता है। कैप्टन स्विच ऑन करने जाता है, तभी टेररिस्ट कॉकपिट में आकर पूछता है कि सब ठीक है। कैप्टन कहता है कि इन्हें ठीक से फ्यूल भरना भी नहीं आता, इतना प्रेशर दे रहे हैं कि टैंक फट जाएगा। वो टेररिस्ट बाहर जाता है, तभी कैप्टन जेटिसन के लिए स्विच ऑन कर देता है, जिसके कारण फ्यूल टैंक फट जाते हैं और फ्यूल बहने लगता है। टेररिस्ट गुस्से में कॉकपिट में आता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। तभी वहाँ UN का प्लेन लैंड होता है। वे अपने साथ इंटरनेशनल प्रेस को लेकर आए हैं। भारत और तालिबान के अफसर प्रेस से बात करते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अहमद ने प्रेस को बताया कि तालिबान की धरती पर कोई खून खराबा नहीं होगा। हम यात्रियों को खाना पानी और सभी ज़रूरत की चीज़ें दे रहे हैं। इधर भारत में ऑल पार्टी मीटिंग होती है, जिसमें तय किया जाता है कि भारत सरकार हाईजैकर्स के साथ बात करेगी। NSA और विदेश मंत्री नेगोशिएशन के लिए एक टीम को चुनते हैं, जो वहां जाकर हाईजैकर्स के साथ बात करेगी। उनसे पूछेगी कि उन्हें क्या चाहिए, तभी कोई फैसला हो पाएगा। रॉ के रंजन मिश्रा को इस टीम का लीडर बनाया जाता है। उनके साथ DRS, अभिजीत कुमार और मुकुल मोहन को भेजा जाता है। साथ में वे कमांडो टीम को भी भेजते हैं, शायद कमांडो ऑपरेशन के लिए तालिबान मान जाए। उधर कंधार में रॉ एजेंट राम बैग रखने वाले की इंट्रोगेशन कर रहा है, जो बताता है कि उस बैग में 17 किलो RDX हैं। राम तुरंत रॉ चीफ को इसके बारे में बताता है। उधर इंडियन नेगोशिएशन टीम कंधार पहुंचती है। तालिबान सरकार के विदेश मंत्री वहां आते हैं और प्लेन चेक करते हैं, जिसमें कमांडो भी बैठे हैं। रॉ के अफसर बताते हैं कि ये डॉक्टर्स और सपोर्ट स्टाफ हैं। रंजन को बताया जाता है कि IB चीफ बात करना चाहते हैं। वे वहीं से कॉल लगाते हैं। IB चीफ बताते हैं कि प्लेन के बैगेज एरिया में एक लाल बैग में 17 किलो RDX हैं। कंधार एयरपोर्ट पर नेगोशिएशन टीम के लिए सेटअप होता है और मुकुल मोहन टेररिस्ट से बातचीत शुरू करते हैं। मुकुल सबसे पहले कैप्टन से बात करते हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन एक महिला की तबीयत खराब है, उसे अगर रिहा कर दिया जाए तो अच्छा होगा। तब टेररिस्ट बीच में बोलता है कि किसी को रिहा नहीं किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो और लोगों का कत्ल भी होगा। तब मुकुल मोहन कहते हैं कि आप बेशक कत्ल कर दीजिए, 160 लोग हैं हमारे आपके पास, सबको मार दीजिए, लेकिन हमारे पास आपके 5000 लोग हैं, मैं उन्हें कत्ल कर दूंगा। अगर आप ऐसे बात करेंगे तो बात नहीं होगी। फिर मुकुल मोहन कहते हैं कि हम इज्जत से बात कर रहे हैं, आप भी सोच समझ कर बात कीजिए, हम कल सुबह फिर बात करेंगे। हाईजैकिंग का 5वां दिन है। तालिबान का विदेश मंत्री बताता है कि वे 4 बजे उनकी डिमांड बताएंगे। कुछ देर बाद आतंकी अपनी डिमांड एक खिलौने में लेटर रखकर भेजते हैं। मुकुल मोहन आतंकियों से बात करके कहता है कि आपकी डिमांड पढ़ ली, इसके लिए आपको 5 दिन लग गए। आतंकियों की डिमांड है कि भारत सरकार 35 आतंकवादी जो कि भारत की जेल में बंद हैं, सज्जाद अफगानी की लाश और $200 मिलियन के साथ उन्हें रिहा करते। मुकुल मोहन बताते हैं कि सज्जाद अफगानी को हमने 6 महीने पहले मारकर दफन कर दिया। आतंकी बताता है कि आपने नापाक ज़मीन पर दफन किया है, हमारे शहीद को दफन हम करेंगे।
मुकुल मोहन बताते हैं कि आदमियों के बारे में हमें इंटरनली बात करनी पड़ेगी, इसके बारे में कल बात करेंगे। दिल्ली में एनएसए की मीटिंग होती है और कहते हैं कि उन्हें सिर्फ 4 या 5 लोग चाहिए। अगले दिन फिर से नेगोशिएशन शुरू होता है। मुकुल मोहन कहता है कि कोई एक नाम बताइए जो आपको चाहिए ही चाहिए। आतंकवादी कहता है कि हमें सोचने का वक्त दीजिए, 5 बजे फिर बात करेंगे। दूसरी ओर भारत सरकार मसूद अजहर की रिहाई के लिए मान जाती है। 5 बजे नेगोशिएशन शुरू होती है। मुकुल मोहन कहते हैं कि कोई एक नाम बता दो। टेररिस्ट कहता है कि उन्हें सब चाहिए। तब मुकुल मोहन कहते हैं कि आप सब पर अटकोगे तो एक भी नहीं मिलेगा। टेररिस्ट धमकी देता है कि कल यहाँ से जहाज उड़ेगा और क्रैश कर दिया जाएगा। तब मुकुल मोहन उन्हें आखिरी ऑफर देता है, जिसके मुताबिक मसूद अजहर के साथ 4 आदमी जो भारत सरकार चाहे, या फिर मसूद अजहर और उसके साथ 2 आदमी जो आतंकवादी चाहे। बातचीत फिर से रुक जाती है। इधर तालिबान के विदेश मंत्री DRS से कहते हैं कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोई रास्ता जरूर निकलेगा। जिसके बाद मुकुल मोहन कहते हैं कि मुझे तालिबान के विदेश मंत्री से बात करने दो कि वो कमांडो ऑपरेशन करने थे। लेकिन ये बात सुनकर तालिबानी भड़क जाते हैं और पूरे एरिया को घेर लेते हैं। रात में भारतीय अफसर बात करते हैं कि तालिबान प्रमुख मुल्ला ओमर ने मीटिंग बुलाई है, जिसमें सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन शामिल होंगे और ये मीटिंग तरनक किला में होने वाली है, जहां ओसामा बिन लादेन रहता है। यानी कि इस नेगोशिएशन में ओसामा बिन लादेन भी शामिल है। दूसरी ओर एजेंट राम रॉ के हेडक्वार्टर आकर चीफ से मिलता है। रॉ चीफ कहते हैं कि हाईजैकर्स बम के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। राम कहता है कि उन्हें पता ही नहीं होगा, अलकायदा को पता है, अमजद जानता है। अगर बातचीत विफल रही तो बम आखिरी रास्ता होगा। जाते वक्त राम कहता है कि सर, काठमांडू में भी हिसाब बराबर करना है, और रॉ चीफ उसे मंजूरी दे देते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन में मौजूद भारतीय अफसर को कंधार बुलाया जाता है। वो बताता है कि मसूद के बाप मौलाना अल्लाह बख्श ने मसूद को छुड़वाने के लिए 1.5 साल पहले इलियास कश्मीरी से मदद मांगी थी। इलियास ने यह काम अमजद को दिया। वहीं उसामा मौलाना बख्श की काफ़ी इज्जत करता है और अमजद ने काठमांडू से प्लेन हाईजैक का प्लान बनाया। उसने ISI से मदद मांगी। मसूद का भाई इब्राहिम इस प्लान में शामिल हो गया, इसलिए अमजद भी आया क्योंकि नेगोशिएशन उसे करनी थी और इब्राहिम को अपने भाई मसूद अजहर की रिहाई से मतलब है। हाईजैकिंग का 7वां दिन रात को ओसामा के ठिकाने तरनक किला में मीटिंग खत्म करने के बाद सुबह तालिबान के विदेश मंत्री एयरपोर्ट आते हैं और आतंकवादियों के साथ बात करते हैं। विदेश मंत्री बताते हैं कि अब तक हमने आपका सहयोग किया। मैं इस वक्त आप दोनों से बात कर रहा हूं, यानी कि आतंकवादी और भारतीय नेगोशिएशन टीम से। प्लेन में मौजूद पैसेंजर हमारे मेहमान हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। मुल्ला उमर का आप सबके लिए एक पैगाम है, वो ये कि कंधार की ज़मीन पर किसी का खून नहीं बहेगा। मुतवक्किल चीफ को बताते हैं कि आपको अपनी डिमांड में से पैसा और सज्जाद अफगानी की लाश, इन दोनों को हटाना होगा और तुम बातचीत करने से मना नहीं कर सकते। आप दोनों को बातचीत करनी होगी। अगर आज कोई डील नहीं होती तो कल हम आपके जहाज़ को रिफ्यूल कर देंगे, जिसके बाद आप जहां चाहे वहां जा सकते हैं। DRS विदेश मंत्री और उनकी सरकार को शुक्रिया कहता है। तब मुतवक्किल कहता है कि कौन सी सरकार सर, जिसे आप लोग मान्यता भी नहीं देते, वो सरकार। DRS कहता है कि इस मदद से कई रास्ते खुलेंगे। मुकुल मोहन और टेररिस्ट के बीच बातचीत फिर से शुरू होती है। टेररिस्ट कहता है कि आप क्या कर सकते हैं वो बताइए। मुकुल मोहन बताते हैं कि हम मसूद अजहर, लियाकत, निज़ाम अख्तर, नोमान बशर और मजूद, जैसा हमने कहा था, मसूद अजहर के साथ 4 लोग रिहा कर सकते हैं। टेररिस्ट कहता है कि हमें मंजूर नहीं है। फिर बताता है कि मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद सरगर, ये हमारी ओर से फाइनल नाम है, और बातचीत खत्म हो जाती है। ये सुनकर भारतीय अफसर टेंशन में आ जाते हैं। NSA तक ये नाम पहुंचते हैं। 3 में से 2 कश्मीर की जेल में हैं और कश्मीर के CM कभी नहीं मानेंगे। कंधार में मौजूद भारतीय अफसर भी बात करते हैं कि मुश्ताक अहमद सरगर को नहीं दे सकते, वो ISI की डिमांड है। DRS कहता है कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। रॉ के अफसर भी कहते हैं कि हमें इन तीनों को देना पड़ेगा। NSA विदेश मंत्री के पास आते हैं, जो बताते हैं कि इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। NSA कहते हैं कि इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा। विदेश मंत्री कहते हैं कि हम अपने लोगों को मरने नहीं दे सकते। वहीं कश्मीर के CM मुश्ताक अहमद सरगर को छोड़ने से इनकार करते हैं। रॉ के चीफ को उन्हें मनाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वहीं आधे घंटे में कंधार जवाब देना है। NSA मीडिया को बताते हैं कि हाईजैकर्स से नेगोशिएशन खत्म हो चुका है। वे हमारे सारे बंधकों को छोड़ देंगे, बदले में हमें 3 टेररिस्ट को रिहा करना है, मौलाना मसूद अजहर, उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद सरगर। रॉ चीफ कश्मीर CM से मुश्ताक अहमद सरगर की रिहाई के लिए साइन करवा लेते हैं। हमारे विदेश मंत्री भी कंधार जाने का फैसला करते हैं। हाईजैकिंग का 8वां दिन
विदेश मंत्री विजयभान सिंह कंधार के लिए रवाना होते हैं। उसी प्लेन में रिहा किए गए 3 आतंकवादी भी मौजूद हैं। उनका प्लेन कंधार में लैंड होता है और प्लेन में मौजूद सभी टेररिस्ट प्लेन से चले जाते हैं। तालिबान के विदेश मंत्री DRS के पास आते हैं। तब DRS बताता है कि वो बम अभी भी प्लेन में है और ये हम दोनों देश के लिए अच्छी खबर नहीं है। जिसने वो बम रखा है उसी को हटाना पड़ेगा। प्लेन में से सभी भारतीयों को बाहर लाया जाता है। विदेश मंत्री उन्हें वेलकम करते हैं। कैप्टन शरण नीचे आने से पहले प्लेन को ध्यान से देखता है और रोते हुए बाहर आता है। विदेश मंत्री कैप्टन को सैल्यूट करते हैं और प्लेन भारतीय पैसेंजर्स को लेकर रवाना हो जाता है, जो कुछ ही घंटों में भारत आ जाता है। फिर तालिबान के कहने पर हाईजैकर्स ने RDX से भरा वो बैग जहाज से बाहर निकाला। उसी रात काठमांडू में ISI स्टेशन हेड के घर से भी 17 किलो RTX मिलता है और उसे नेपाल से डिपोर्ट कर दिया जाता है। हमारे रो एजेंट राम ने इस घटना में अपनी इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार कर दिया। लेकिन दोस्तों, आप सब समझ रहे हो, हाईजैकर्स कंधार एयरपोर्ट से तीनों रिहा किए गए आतंकवादियों के साथ वापस आने पर ओसामा बिन लादेन के घर पर जश्न का माहौल होता है। दोस्तों, इन तीनों रिहा किए गए आतंकवादियों ने दुनिया भर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें संसद पर हमले से लेकर मुंबई के 26/11 और पुलवामा तक कई हमले शामिल हैं। और इसी के साथ सच्ची घटना पर बनी ये वेब सीरीज समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा।